Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement. I mean to say the final account. We are going to prepare simple final account and financial statement prepared. You know it very well. And it has been explained in the class how the financial statement is prepared. Now the part 2, financial statement with adjustment. A word with adjustment. What is the meaning of adjustment? Because it has been perfectly said to err is human. Some transactions which has been omitted to record, sometimes it happens, are wrongly posted, wrongly recorded. Such transactions, when the accountant detect such transactions, they are adjusted in the final account. That is called adjustment. Adjustment मतलब हिंदी में होता है बेटा समायोजन करना. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कभी कभी जो रिकॉर्ड नहीं किए गए, जो छूट गए, जो देना बाकी है या जिनको एडवांस पेमेंट कर दिया. इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज और ट्रू लॉस ऑफ द एंटरप्राइज, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. हमको शुद्ध सही लाभ प्राप्त करने के लिए, सही हानि पता करने के लिए एडजस्टमेंट आवश्यक होता है. एडजस्टमेंट का मतलब समायोजन. जो हमारे ट्रांजैक्शन, जो लेन देन छूट गए हो साल के अंत में, या कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया हो, या एक ही फोल्ड में रिकॉर्ड हुआ हो, एक में ना हो, डबल एंट्री सिस्टम में, तो ये एडजस्टमेंट होते क्या है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम आपको बता रहे हैं. जैसे देखें, फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द गुड्स which remain unsold due at the end of the accounting year. वह स्टॉक, वह माल जो बेचने से रह गया साल के अंत में, उसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, अंतिम रहतिया. इसे क्या करते, साधारणतया ये आप देखते हैं, आपको पता है कि ये ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में रहता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं रहता है. अब प्रश्न ये उठता है क्यों नहीं रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर? इसलिए नहीं रहता है बेटा क्योंकि इसकी गणना, जो वैल्यूएशन होता है, वो साल के अंत में होता है, 31 मार्च को होता है. 31 मार्च तक इस क्लोजिंग स्टॉक से बिक्री होती रहती है. 31 मार्च को जब साल एंड करता है, साल का अंतिम दिन होता है, तब इसका वैल्यूएशन होता है, तब इसे ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट किया नहीं जा सकता. इसलिए अक्सर आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आप देखते हैं क्वेश्चन में रहता है. अब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रहता है, तो इसे डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं. जब ये आउटसाइड रहता है, ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में रहता है, तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं हम
और एंट्री होती है क्लोजिंग, जो एंट्री जर्नल एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब हम व्यापारिक खाते में इसे क्रेडिट करते हैं टू ट्रेडिंग, ये एंट्री बनती है जो भी होता है। आप इसके पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है उसमें आप देखे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स के साथ दिखाते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट्स कॉलम में दिखाते हैं। यदि इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस whether closing stock is given, so directly shown in the assets column of the balance sheet। अगर जो ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं है, अंदर दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये एडजस्टेड है, एडजस्टमेंट इसका नहीं करना है, ये एडजस्टेड है, तो इसे डायरेक्ट हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दूसरा देखें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses refer such expenses which are dues for the particular accounting period. Such expenses incurred during the accounting period but not yet paid. ऐसे खर्च जिनका जो खर्च तो हो गया है लेकिन से अभी उसका हमने भुगतान नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लीजिए, आप घर पर मजदूरी करवाते हैं या कुछ भी करते हैं और उसे 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद पेमेंट देते हैं, तो खर्च तो उस दिन का है जिस दिन आपने काम करवाया। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हिंदी में कहा जाता है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय का मतलब ये हो गया कि हमने जो खर्च किया हुआ है उस साल का खर्च है, लेकिन सभी उसका भुगतान अगले साल होना है, अभी उसका भुगतान नहीं हुआ। ये क्या, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? जो कंसर्न्ड एक्सपेंस होता है, जिसका आउटस्टैंडिंग, मान लो वेतन है, चाहे मजदूरी है, चाहे कुछ भी है, तो जर्नल एंट्री जब इसकी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कंसर्न्ड एक्सपेंसेस डेबिट, कंसर्न्ड expenses account debit to outstanding expenses account। ये जर्नल एंट्री हो गई। मतलब जो संबंधित, फॉर एग्जाम्पल, suppose that if the information given out of the trial balance wages outstanding wages 500, suppose that outstanding wages 500, मतलब 500 रुपए भी मजदूरी देना बाकी है। यदि आपके ट्रायल बैलेंस में मजदूरी, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, इसमें वेजेस दिया हुआ है, वेजेस है 1500 दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है 500 भी मजदूरी देना बाकी है, तो इस साल का खर्च कितना है 1500, ये है 500 भी देना बाकी है, तो इसका मतलब 2000 हो गया। तो जर्नल एंट्री बनाते वक्त आप क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, मतलब ये कंसर्न्ड एक्सपेंसेस का मतलब जिससे ये आउटस्टैंडिंग संबंध
रखता हो। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, किसी भी प्रकार का खर्च आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो उस खर्च का नाम इसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री होती है। फिर उसके बाद आप दूसरी एंट्री, जो इसकी पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री होगी, इसे प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट, PLR, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, उसमें इसे जोड़ देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस अकाउंट, कंसर्न्ड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये मतलब अब इस वेजेस को जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर्मेशन क्या होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया आपका, मान लीजिए, ध्यान देंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपने, ये दिखाते हैं आप टू वेजेस कितना हो गया, 1500 दिया हुआ है। अब लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग प्लस 500 है ना आउटस्टैंडिंग, तो आपका यहां पर पूरा दिखाएंगे मजदूरी 2000। इस तरह से ट्रेडिंग एडजस्ट कर देंगे। क्यों ऐसा एडजस्ट करेंगे? क्योंकि हमें ट्रू प्रॉफिट, ट्रू लॉस हमें पता करना होता है। उस साल के खर्च जो होते हैं अदर बाकी है, इसी को एडजस्टमेंट कहा जाता है। अब दूसरा है आपका, आप देखेंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है उससे, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब आइए आपका दूसरा, ये तो मान लीजिए बकाया है, दूसरा आपका हो गया प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एज द वर्ड गिवन, प्रीपेड मतलब पहले पेमेंट कर दिया गया, एडवांस। Such expenses not incurred during the accounting period but paid in advance। ऐसे खर्च जो उस साल के खर्च नहीं हैं और उन्हें एडवांस में भुगतान कर दिया गया। मान लो कुछ होते हैं ना वर्कर, जैसे आपके घर पर होते हैं, चाहे कहीं भी, भाई आप कहते हैं आप हमको 500 रुपए दे दीजिए, हम काम में पटा देंगे। मतलब ये सेवा नहीं ली गई है उस साल, लेकिन से एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। तो अक्सर क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी पर ये चीज होता है, या मजदूरी हो सकता है, बीमा पर हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी भाई 6-6 महीने, साल भर की पॉलिसी होती है। तो आप जुलाई में करवाए तो आपका मार्च में असेसमेंट ईयर है, तो इसका मतलब एडवांस जाएगा वो। तो हमको उसी साल के खर्च को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रखना है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पहली, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड एक्सपेंसेस, जिससे संबंध रखता है, कंसर्न्ड एक्सपेंसेस, ये इसकी एंट्री होती है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रेडिट होता है इससे कंसर्न्ड एक्सपेंसेस अकाउंट,
और डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब फर्ज कीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस 3000 रुपए दिखाया गया और नीचे ट्रायल बैलेंस के इंफॉर्मेशन दिया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 प्रीपेड, मतलब बीमा का ये जो पैसा है 1000 रुपए प्रीपेड है, ब्याज है, अनएक्सपायर्ड है, तमाम तरह की चीजें, इस तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा। क्वेश्चन के माध्यम से आप सीखते रहेंगे। तो इसे क्या करते हैं, कंसर्न्ड एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहां पर देखें, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट आपने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप दिखाएंगे ना खर्च में, डेबिट में टू इंश्योरेंस कितना है, फर्ज कीजिए 3000। अब क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जो प्रीपेड है, लेस, इसे कंसर्न्ड एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं, लेस प्रीपेड माइनस 1000। अब इसे क्या दिखाएंगे, 2000। अब ये सब चीजें जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हमने उसका अभी भुगतान नहीं किया है, नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। और प्रीपेड हमने सेवा नहीं लिया है, एडवांस दिया है, तो अगले साल इसका हम सेवा लेंगे तो हमारी एसेट्स हो जाएगी। इसे एसेट्स कॉलम में दिखाएंगे 1000 को, और उसे लायबिलिटी कॉलम। ये तो एक्सपेंसेस हो गए। अब आइए इनकम के विषय में बताते हैं हम आपको। इनकम के विषय में अभी तक आपने एक्सपेंसेस देखा, क्लोजिंग स्टॉक, 5 एडजस्टमेंट आज आपको हम बताएंगे। इनकम के विषय में देखें, एक्रूड इनकम। अब एक एडजस्टमेंट ये आता है, एक्रूड इनकम। इसे हिंदी में कहा जाता है उपार्जित आय। इसका अर्थ होता है सच इनकम्स earned during the assessment year but not received। जैसे ऐसे इनकम होते हैं जिनको हमने कमा लिया है लेकिन से अभी प्राप्त नहीं किया है। इस साल कमा लिया है, जैसे कमीशन हुआ, चाहे ब्याज का पैसा हुआ है, तो हमारा इस महीने का, इस साल का, लेकिन से हमको मिल रहा है अगले साल में, तो उसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इनकम जाना चाहिए। तो एक्रूड इनकम इसे कहा जाता है। एक्रूड इनकम को क्या करते हैं हम, जो कंसर्न्ड इनकम होता है उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे लिखेंगे, वो कंसर्न्ड इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो उस इनकम में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसे हम जोड़ देते हैं। दूसरा आता है, उसमें जोड़ देंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स कॉलम में दिखाएं। ये हमारी संपत्ति है ना, क्योंकि अगले साल हम इसे प्राप्त करेंगे। इस साल कमाया लेकिन सभी पैसा प्राप्त नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर हम प्राप्त करेंगे। पांचवा है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम ये एक्सपेंस
ये इनकम ऐसा इनकम है जिसको हमने कमाया नहीं है बट एडवांस प्राप्त कर लिया। सच इनकम्स आर नॉट अर्न ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर बट रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसे इनकम जिसको हमने कमा तो लिया है, कमीशन हमने कमा लिया, कमाया नहीं है, चाहे इंटरेस्ट ब्याज प्राप्त नहीं किया है, लेकिन कमाया नहीं है, इस साल का नहीं है, अगले साल का है, उसे एडवांस मिले। इस इनकम को अनएक्रूड इनकम कहते हैं और अनएक्रूड इनकम को कंसर्न्ड इनकम से माइनस कर देते हैं, जिससे संबंध रखता है। मान लो अनएक्रूड इंटरेस्ट है, चाहे अनएक्रूड कमीशन है, वो नाम रहेगा क्या है अनएक्रूड। सबके साथ मतलब जो हमारे एक्सपेंस हैं चाहे इनकम है उनका नाम रहेगा, तो उसी को कंसर्न्ड इनकम या कंसर्न्ड एक्सपेंसेस कहा जाता है। खर्च में एक्सपेंसेस और इनकम में इनकम। तो ऐसे इनकम को क्या करते हैं, जब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो हम उस इनकम से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज कॉलम में दर्शाएंगे। ये रहा आपका 5। अब आओ डेप्रिसिएशन, तो आप लोग जानते ही हो, डेप्रिसिएशन भी एक एडजस्टमेंट ही है आपका। डेप्रिसिएशन किसे कहा जाता है, किसी भी एसेट्स का रेगुलर यूज करने के बाद जो उसके मूल्य में कमी आती है उसे ही हम डेप्रिसिएशन करते हैं। तो ये हमारा नुकसान है, खर्च है। हमेशा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट कॉलम में दिखाते हैं और बैलेंस शीट में उस जिस पर डेप्रिसिएट किए हो, जिस संपत्ति का दिया गया है उससे माइनस करके हम उसका वैल्यू दिखाते हैं। हमारी संपत्ति का वैल्यू कम हो जाता है। ये डेप्रिसिएशन है। ये 6 एडजस्टमेंट आज हमने बताया आपको। अभी भी बहुत सारी एडजस्टमेंट हैं जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। इस तरह से बेटा एडजस्टमेंट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।